है आपको अपने चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ आपके सामने मौजूद है, जहां पर पूरी रात किसानों के रैली स्थल पर लगा रहा देश के अन्नदाताओं का जमावड़ा। और इसी के साथ में दोस्तों पूरी रात मुजफ्फरनगर की सड़कों पर लगा रहा किसानों के जत्थे का जमावड़ा और जोरदार जन समर्थन दिखाई देने लगा दोस्तों। इसी के साथ में आपको बताएंगे और भी बड़ी अपडेट के बारे में, जिसमें किसानों ने मेरठ के सिवा टोल प्लाजा की 4 लाइन को फ्री कर दिया और साथ ही साथ 5 लाख किसानों का ये बड़ा हुजूम सुबह से ही जीआईसी मैदान में जुटने लगा है। इसी के साथ में आपको बताएंगे किन किन राज्यों के किसान पहुंच चुके हैं मुजफ्फरनगर। इसी के साथ में दोस्तों एक और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, बस के ऊपर यात्रा करके किसानों का जत्था पहुंचा है मुजफ्फरनगर। इसी के साथ में दोस्तों मुजफ्फरनगर की महापंचायत को लेकर और भी क्या क्या अपडेट है, मंच पर कौन कौन से नेता होंगे, इसको लेकर भी सारी जानकारी दे दी गई है। सारी अपडेट अब तक पहुंचाएंगे। क्या राजनीतिक पार्टी का भी कोई नेता सामने आएगा, इसको लेकर भी संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से पूरी बातें क्लियर कर दी गई है दोस्तों। क्या कुछ कहा गया है, इसकी अपडेट अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे और भी बड़ी खबर की तरफ, जिसमें क्या ऐलान करेंगे किसान, इसको लेकर राकेश टिकैत ने भी बड़ा बयान दिया है। साथ ही साथ आपको बताएंगे एक और लाखों किसानों की रैली चल रही होगी और दूसरी और हेलीकॉप्टर से अन्नदाताओं पर पुष्प वर्षा की जाएगी दोस्तों। इसको लेकर भी बड़ी अपडेट है। इसी के साथ में आपको बताएंगे किस राज्य में बीजेपी को जनता ने शिकस्त दी है दोस्तों। और इसी के साथ में ममता बनर्जी ने एक बार फिर से खेला कर दिया है। वहीं एक और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे किसानों के आंदोलन के बीच नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरा पर जाने वाले हैं। आखिर दोस्तों ये क्यों फैसला लिया गया है, इसकी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे और एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबर की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपने अन्नदाताओं के महापंचायत के समर्थन में खड़े हैं तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए कि किसानों की महापंचायत से जो कुछ भी निकलकर सामने आएगा उसको मानेंगे या नहीं मानेंगे। आप लोग की जो कुछ भी राय हो कमेंट बॉक्स में राय जरूर लिखिएगा। चलते हैं पहली और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर ने पहली बार इतिहास में इतना बड़ा अद्भुत नजारा नहीं देखा होगा, जहां पर सड़कें केवल अन्नदाताओं से पटी हुई दिखाई दी। पूरी रात किसानों का काफिला पहुंचता रहा रैली स्थान पर, जिसमें पंजाब से लेकर हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के किसान आते रहे। दरअसल दोस्तों जहां पर दूर दराज के राज्यों से किसान सुबह ही पहुंच गए थे, वहीं पर दूसरी ओर पंजाब और हरियाणा के किसानों का काफिला पूरी रात आता रहा और जोरदार जय जवान जय किसान के नारे लगाए गए। और इसी के साथ में दोस्तों अन्य राज्यों से आ रहे अन्नदाताओं को कोई समस्या न आए, इसको लेकर किसान महापंचायत से पहले ही टोल प्लाजा को मुक्त कर दिया गया, फ्री कर दिया गया। और इसी के साथ में दोस्तों ये कुछ तस्वीरें हैं किसान आंदोलन के देर रात के सभी प्रोग्राम की, जिसमें आप देख सकते हैं कि जबरदस्त उत्साह किसानों में है। और एक और अपडेट की माने तो मुजफ्फरनगर में महापंचायत की तैयारी जोर शोर से संपन्न हो चुकी है। और इस बीच इस महापंचायत में मंच पर किसान नेता और संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। मोर्चा के मंच पर राजनीतिक पार्टियों के आने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है, यानी दोस्तों कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता किसानों के मंच तक नहीं आ पाएगा। इस तरह का पूरा ऐलान कर दिया गया है किसानों की तरफ से, इसमें कोई दो राय दूर दूर तक कहीं नहीं है। आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश के 18 किसान नेता मंच पर मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश के 12 किसान नेता मंच पर मौजूद रहेंगे। पंजाब के 31 किसान नेता मंच पर मौजूद रहेंगे। कई राज्यों के किसानों के आने का सिलसिला बदस्तूर अभी तक जारी है और ऐसे में पुलिस प्रशासन महापंचायत को लेकर चप्पे चप्पे पर अलर्ट है। 4000 पुलिस कर्मियों को तो तैनात किया गया है। 10 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्स की नियुक्त की गई है। पुलिस मुख्यालय से 3 आईपीएस अधिकारी, 11 एएसपी और 16 डीएसपी को रैली की तैयारी में लगाया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स पीएससी की कई बटालियन जिले में तैनात की गई है। आज 10 बजे से किसानों की महापंचायत शुरू हो चुकी है और दोस्तों ऐसे में अब उत्तर प्रदेश के किसानों के आने का दौर लगातार जारी है, जो आसपास के जिला में किसान है। और ऐसे में माना जा सकता है कि आंकड़ा काफी आगे जा सकता है। इसी के साथ में दोस्तों खाप चौधरी भी पूरी तरह से एक दिन पहले ही महापंचायत में शामिल होने के लिए पहुंच गए थे। आपको बता दें कि एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर किसानों की महापंचायत को लेकर क्या ऐलान होगा, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। इस बीच दोस्तों किसान नेता नरेश टिकैत ने इशारों में बीजेपी को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हमने योगी और मोदी दोनों को वोट दिया, मगर वे हमारे उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। अब विरोध होगा महापंचायत में। इसी के साथ में राष्ट्रीय लोक दल ने भी बड़ा फैसला लिया है। दरअसल दोस्तों जयंत चौधरी ने ऐलान किया है कि दोपहर में किसानों की महापंचायत पर पुष्प वर्षा की जाएगी। माना जा रहा है कि जयंत चौधरी ने किसानों को सम्मान देने के लिए फैसला लिया है। दरअसल दोस्तों कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग मंच पर मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन अपने स्तर पर जो भी सहयोग देना चाहता है उसके लिए कोई मनाही नहीं है। और ऐसे में सम्मान करना चाहते हैं किसानों का जयंत चौधरी, इसीलिए उन्होंने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करने को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। इसी के साथ में आपको बता दें कि आज पहली बार इस तरह की रैली देखने को मिलेगी। इसी के साथ में किसान महापंचायत में लोगों के उत्साह बता रहे हैं कि अब यह ऐतिहासिक होने जा रहा है। इसी के साथ में दोस्तों किसान महापंचायत को लेकर अभी की क्या अपडेट है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर ममता बनर्जी ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ खेला कर दिया। दरअसल दोस्तों बीजेपी को लगातार एक के बाद एक झटके लगते जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी थी। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को एक और तगड़ा झटका लगा है। कालीगंज से बीजेपी के विधायक सोमेन रॉय ने पार्टी को अलविदा कहते हुए ममता बनर्जी का साथ देने का फैसला लिया है। उन्होंने कोलकाता के अंदर राज्य मंत्री पार्थ चटर्जी की मौजूदगी में तृणमूल कांग्रेस का दामन
दामन थामा है। सोमेन ने इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में कालीगंज सीट से टीएमसी के उम्मीदवार तपन देव सिंह को 49,948 वोटों से हराया था। यानी दोस्तों इतने बड़े आंकड़े से विधानसभा चुनाव जीतने वाले नेता ने बीजेपी से इस्तीफा देकर टीएमसी का दामन थामा है। आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के अंदर कितनी बड़ी नाराजगी है। आपको बता दें कि इससे पहले पश्चिम बंगाल के पूर्व कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोमेन मित्रा की पत्नी शिखा मित्रा भी 29 अगस्त को सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गई थी और इसी के साथ में अब तक 4 विधायक ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर टीएमसी का दामन थाम लिया है। यानी आप समझ सकते हैं कि बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बड़ी पार्टी बता रही थी, टीएमसी से आए हुए नेताओं को अपनी पार्टी में लाकर चुनाव लड़ा रही थी और आखिरकार अब ये बिल्कुल उल्टा पड़ने लगा है। भारतीय जनता पार्टी छोड़कर वे सारे नेता वापस जा रहे हैं जिन्होंने बीजेपी में आकर भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा था, लेकिन बाद में उनको समझ में आने लगा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का एक छत्र राज है, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति वहाँ काम नहीं कर रही है और ऐसे में शुभेंदु अधिकारी से लेकर बीजेपी के बड़े बड़े नेता कितने भी वादे कर ले, लेकिन एक के बाद एक पार्टी के नेताओं के जाने का दौर बदस्तूर जारी है। वहीं पर चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें दोस्तों मोदी के शासनकाल में किसान पूरी तरह से त्रस्त है। वहीं पर 23 से लेकर 24 तारीख तक प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्रा पर निकल सकते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं और तकरीबन 1 साल पूरा हो चुका है जब प्रधानमंत्री ने कोई यात्रा नहीं की है। यानी एक बार फिर से अपने यात्राओं की श्रृंखला को और आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री निकलने वाले हैं। इस पर आप लोग की दोस्तों क्या कुछ राय रहेगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखेगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर 1 सितंबर को केंद्र सरकार के सामने खाद की कमी की गुहार लगाने वाले बीजेपी नेता ने 2 दिन के अंदर ही पलटी मार ली। बिहार में कई जिलों के अंदर खाद की जबरदस्त किल्लत है। किसान खाद बिक्री केंद्रों के बाहर खाद खरीदने के लिए रात भर लाइन लगा रहे हैं, लेकिन कृषि मंत्री की माने तो ऐसा नहीं है। ये वही कृषि मंत्री है जिन्होंने 1 सितंबर को केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया को कहा था कि बिहार में खाद आवंटित कम की गई है, जल्द से जल्द खाद मुहैया कराई जाए। लेकिन 2 दिन के बाद ही अपने बयान से पलटी मारते हुए कृषि मंत्री धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने बयान देते हुए कहा कि उन्होंने तो कभी ऐसा बयान दिया ही नहीं। यानी दोस्तों मीडिया में आई खबरों को झुठला रहे हैं। 2 दिन पहले ही मीडिया में आकर खुद ये बातें कर रहे थे। यानी भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसानों के लिए एक बात बोल दी तो 2 दिन के बाद अपनी ही बात से पलटना पड़ गया है। और एक और अपडेट की माने तो बीजेपी के नेताओं ने तमाम आशीर्वाद यात्राएं निकाली, एक के बाद एक केंद्रीय मंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं तक ने बड़ी बड़ी रैलियां कर ली, लोगों से बातचीत करने के लिए राज्य का दौरा कर लिया। बावजूद इसके जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है वो ये कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी ने आखिरकार बाजी मार ली है। दरअसल दोस्तों राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी पहले से ही खेमेबाजी के शिकार है, जिसमें गहलोत और पायलट के 2 अलग अलग खेमे चल रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि राज्य के 6 जिलों के अंदर जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए हुए 3 चरणों के चुनाव की मतगणना के रुझान सामने आने लगे हैं। पंचायत समिति सदस्यों की गिनती में कांग्रेस पार्टी ने 670 जबकि बीजेपी ने 551 सीटों पर जीत हासिल की है और निर्दलीयों ने 290 सीटों पर जीत हासिल की है और आरएलपी ने 40 सीटों पर, बसपा ने 11 सीटों पर और एनसीपी को भी 2 सीटें मिली हैं। राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी का जोरदार प्रदर्शन तो नहीं कह सकते, लेकिन एक सम्मानजनक प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी ने किया है। और यहीं पर दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी तमाम कोशिश करने के बाद भी कांग्रेस पार्टी को राज्य में पिछाड़ नहीं पाई है। और दोस्तों इसी के साथ में जो बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर खेमेबाजी चल रही है, 2 अलग अलग गुट में पार्टी बटी हुई है। बावजूद इसके लगातार कांग्रेस पार्टी बीजेपी को पछाड़ती दिखाई दे रही है। इस बीच आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने भी जोरदार दम दिखाया है। दरअसल दोस्तों 5 साल से भी पुरानी पार्टी आरएलपी ने जोरदार दम दिखाते हुए एक बार फिर से विधानसभा लोकसभा चुनाव के बाद इन चुनावों में भी जोरदार जीत हासिल की है। आपको बताते चले कि आरएलपी ने 40 सीटें जीत ली हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में कड़ा मुकाबला रहा, मगर सबसे ज्यादा दिलचस्प परिणाम खुद राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के गढ़ यानी जोधपुर जिले के सामने आए, जहां पर नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल किंग मेकर के रूप में दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बराबर सीटों के बीच में एक सीट यहां पर भी अपने नाम कर ली है। यानी अभी वही तय करेंगे कि जोधपुर के अंदर किसका प्रधान बनेगा। यानी आरएलपी की तरफ से ये जोरदार प्रदर्शन करते हुए भी दोनों पार्टियों को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया गया है। और एक और अपडेट की माने दोस्तों तो तालिबान संकट के कारण तेल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि चले कि ये बड़ी अपडेट है कर्नाटका से, जहां पर पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतों में जोरदार वृद्धि देखने को मिल रही है। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के नेताओं के द्वारा विवादित बयान देने और इलॉजिकल बयान देने का दौर थमता दिखाई नहीं दे रहा है। आपको बताते चले कि एक बड़ी खबर है जिसमें दोस्तों हुबली धारवाड़ पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से विधायक अरविंद बेलार ने बयान देते हुए कहा है कि अफगानिस्तान में तालिबानी संकट के कारण कच्चे तेल की आपूर्ति में गिरावट आई है, जिसके कारण एलपीजी पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही है। मूल्य वृद्धि के कारणों को समझने के लिए मतदाताओं को पर्याप्त परिपक्व होना चाहिए। आपको बताते चले कि कच्चा तेल भारत दुनिया के उन देशों से मंगाता है जिसका अफगानिस्तान से दूर दूर तक कोई लिंक नहीं है। इराक, सऊदी अरब से लेकर नाइजीरिया जैसे देश से भारत पेट्रोल और क्रूड ऑयल को
मंगवाता है। ऐसे में दोस्तों बीजेपी के नेता के द्वारा एक बार फिर से इलॉजिकल बयान दिया गया है। आपको बताते चले कि दुनिया भर के और देशों के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ऐसी कोई वृद्धि नहीं है जिस तरह से मोदी सरकार और राज्य सरकारों के टैक्स वसूलने के कारण हो रही है। एक और अपडेट की माने तो किसान महापंचायत की चर्चा जहां पर जोरदार तरीके से सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है और कई न्यूज चैनल पर दिखाई दे रही है, लेकिन ज्यादातर न्यूज चैनल आज भी तालिबान अफगानिस्तान करते दिखाई देते हैं। दरअसल दोस्तों इतनी बड़ी महापंचायत को लेकर टिकैत का इंटरव्यू लेते हुए जब मीडिया कर्मी ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, मायावती और योगी आदित्यनाथ सभी से बातचीत करते हैं, ऐसा कोई नहीं है जिससे हमारी बात नहीं होती है। टिकैत ने आगे कहा कि हम तो ममता बनर्जी से भी बात करेंगे क्योंकि वो सूबे की मुख्यमंत्री हैं, हम तो बिल्कुल उनसे बातचीत करेंगे। अखिलेश यादव ने गन्ने के रेट 50 रुपए बढ़ाए थे, मायावती ने 80 रुपए बढ़ाया था, हम चाहते हैं योगी आदित्यनाथ भी कुछ रेट बढ़ाएं। अब तो बीजेपी के नेता है ही कहाँ, जो नेता है उन सभी को तो बंदिशों में डाला हुआ है, चाहे मुरली मनोहर जोशी या फिर आडवाणी हो या फिर राजनाथ सिंह हो, सभी को बंदिशों में डाला हुआ है। एक और अपडेट की माने दोस्तों तो मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत में कोई नई पार्टी बनाने का कोई ऐलान नहीं किया जाएगा। भाजपा के विरुद्ध लामबंद होने का किया जाएगा ऐलान। मीडिया रिपोर्ट की माने तो संयुक्त किसान मोर्चा के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक किसान मोर्चा के नेताओं की शुक्रवार को हो चुकी बैठक में गंभीरता से विचार किया गया है और किसानों को अपनी राजनीतिक पार्टी न बनाने को लेकर सभी में सहमति बन गई है। मोर्चा के कुछ सदस्य का मत था कि सभी राजनीतिक दल सत्ता में आने के बाद उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं, लेकिन विपक्ष में आने पर किसानों के हित की बात करते हैं। ऐसे में किसानों को अपनी पार्टी बना लेनी चाहिए, लेकिन ज्यादातर किसान ये मानते हैं कि ऐसी कोई भी चीज नहीं करेंगे, कोई राजनीतिक दल का गठन नहीं किया जाएगा, दबाव बनाकर ही सरकार से अपने फैसले कराए जाएंगे, अपने हितों में फैसले कराए जाएंगे, ये बात तय है। एक और अपडेट की माने दोस्तों तो सीएम बनने के लिए नहीं बल्कि आम आदमी को जिंदा रखने के लिए निकाल रहा हूँ परिवर्तन यात्रा। बीजेपी पर बरसे हरीश रावत। यानी उत्तराखंड की राजनीति में कांग्रेस पार्टी ने परिवर्तन यात्रा के माध्यम से हलचलें मचा दी है। कांग्रेस पार्टी की परिवर्तन यात्रा के लिए कुच्छा पहुँचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बाइक रैली पुल भट्टा में सभा स्थल पर पहुंची। इस दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि 4.5 साल से सुख दुख में शामिल रहा हूं, जो भी प्रत्याशी घोषित होगा उसकी जीत का आधार सुनिश्चित करूंगा। यह यात्रा कांग्रेस का सीएम बनाने के लिए नहीं बल्कि परेशान आम आदमी को जिंदा रखने के लिए है। लोग बेरोजगारी, महंगाई और काले कृषि कानून से त्रस्त हैं, उन्हें इन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। चुनावों में भी सभी आज की सभा की तरह मिलकर काम करें। देश का लोकतंत्र खतरे में है। 2022 के चुनाव में जरा भी गफलत में नहीं रहने की जरूरत है। अगर ऐसा होता है तो अपने तरीके से जीवन जीने का आजादी भी समाप्त हो जाएगा। धरोहर की रक्षा का काम करना है। किच्छा के माध्यम से उत्तराखंड की जनता से निवेदन करता हूं कि विजय दिलाने के लिए 2024 कांग्रेस पार्टी का नहीं बल्कि देश के लोकतंत्र का है। और इसी के साथ में दोस्तों हरीश रावत के स्वागत में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोरदार जोश भी देखने को मिला है। एक और अपडेट की माने तो यूपी के चुनाव से पहले कई सारे मीडिया में कराए जा रहे सर्वे में बीजेपी को जीत के जो दावे किए जा रहे हैं उस पर मायावती ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। आपको बता दें मायावती ने कहा कि किसानों के प्रति षड्यंत्र चल रहे हैं और निजी मीडिया चैनल ने यूपी के चुनाव को लेकर सर्वे कराया था जिसमें एक बार फिर से योगी सरकार की वापसी के दावे किए थे, जिस पर मायावती ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कल मीडिया के एक हिंदी न्यूज चैनल द्वारा प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट प्रतिशत पिछली बार 40% से भी अधिक दिखाने की कोशिश की गई है। ये सर्वे पूरी तरह से प्रायोजित है। लोगों को हवाई शरारतपूर्ण और भ्रमित करने की ये कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि कई सारे ऐसे मीडिया हैं जो सर्वे दिखाते हैं और इन सर्वे के नतीजे इसके इतर बिल्कुल उल्टे सामने आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी माफी मांगते नहीं है। और एक और जानकारी की माने तो भवानीपुर सीट पर आखिरकार इलेक्शन कमीशन कराने जा रहा है चुनाव। ममता बनर्जी की पार्टी के दबाव बनाने के बाद आखिरकार ये फैसला लिया गया है। चुनाव आयोग ने शनिवार को 30 सितंबर को उड़ीसा की 1 सीट और पश्चिम बंगाल की 3 विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने की घोषणा की है, जिसमें भवानीपुर सीट भी शामिल है, जहां पर मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी चुनाव लड़ने का इरादा रखती हैं। उपचुनाव में वोटों की गिनती 3 अक्टूबर को होगी। इससे ममता बनर्जी को राज्य विधानसभा की सदस्य बनने का मौका मिलेगा। ममता बनर्जी इस साल की शुरुआत से ही विधानसभा चुनाव के दौरान नंदीग्राम में लड़ने के लिए अपनी परंपरागत भवानीपुर सीट छोड़ दी थी, लेकिन वे अपने पूर्व करीबी शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हार गई थी और एक बार फिर से भवानीपुर सीट जीतकर वापस से मुख्यमंत्री 5 साल के लिए बनने की तैयारी में है ममता बनर्जी। और उनको बिल्कुल भी इन सीटों पर कोई चुनौती दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। और एक और अपडेट की माने तो योगी राज में एक और खौफनाक खबर। अमरोहा में स्कूल गई 11वीं की छात्रा की मौत, पेड़ से लटका मिला शव। इसको लेकर भी दोस्तों कई सारे सवाल खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि योगी सरकार में सुदृढ़ शासन व्यवस्था को लेकर जो हुंकार भरी जा रही है वो हुंकार कहीं न कहीं खोखले दिखाई देने लगे हैं। और एक और जानकारी की माने तो सतीश मिश्रा की पत्नी के बाद बेटे कपिल मिश्रा भी राजनीति में एंट्री लेते हुए दिखाई दिए। बुआ को 5वीं बार सीएम बनाने का हुंकार उन्होंने भरा है। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले राजनीतिक पार्टी अपने वोट बैंक
सम्मेलन को लेकर प्रचार प्रसार को और गति देने में जुट गए हैं। इस बीच बीएसपी के महासचिव सतीश मिश्रा की पत्नी कल्पना मिश्रा के बाद अब कपिल मिश्रा की भी राजनीति में एंट्री हो गई है। शनिवार को कानपुर में कपिल मिश्रा बीएसपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को लीड करते दिखाई दिए। मायावती को बुआ कहकर संबोधित करते हुए उन्होंने वोट मांगा। उन्होंने कहा कि बुआ को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना है। मुझे पार्टी में किसी पद की कोई उम्मीद नहीं है। मेरे लिए इतना ही काफी है कि मैं सतीश चंद्र मिश्रा का बेटा हूं और बीएसपी प्रमुख मायावती का भतीजा हूं। एक और जानकारी की माने तो एसपी को थप्पड़ मारने के मामले को लेकर बीजेपी के नेता को जिला अध्यक्ष बनाया गया था, जिसके बाद दोस्तों इटावा के जिला अध्यक्ष को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने क्लीन चिट दे दी है। इसी के साथ में बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट के तौर पर दलित नेता राजेश राम को बनाने पर सहमति बन गई है। आपको बताते चले कि बिहार प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष होंगे दलित नेता राजेश राम। हालांकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कई वरिष्ठ नेताओं ने इस पर आपत्ति जाहिर करते हुए प्रदेश अध्यक्ष के चयन में सिर्फ जाति नहीं बल्कि संगठन और एक नेतृत्व की क्षमता को मापदंड मानने के लिए कहा है। सूत्रों का कहना है कि दलित समुदाय से आने वाले नेता राजेश राम को अध्यक्ष बनाए जाने के बाद प्रदेश के अंदर एक अच्छा मैसेज जाएगा, लेकिन दूसरी ओर पार्टी के अन्य नेता ने इस पर आपत्ति जाहिर करते हुए संगठन के किसी बड़े नेता जिन पर पार्टी के सभी नेता विश्वास कर सके और एक संगठन पर पकड़ वाला नेता होना चाहिए। ऐसे में देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से आगे क्या फैसला लिया जाता है, लेकिन अभी तक की जो बड़ी अपडेट है वो ये है कि राजेश राम को लेकर लगभग सहमति बन चुकी है। कुछ नेताओं के दूसरे सुझाव जरूर है, लेकिन इस पर भी चर्चाएं चल रही है। भारत में टीकाकरण नीति को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी तोड़ देनी चाहिए। देश के अंदर कोरोना की वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है उससे काफी नुकसान देश की जनता को हो रहा है। इसी के साथ में दोस्तों मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों से देश की आधी आबादी एक बार फिर से गरीब हो गई है, पर सत्ता पक्ष को थैंक यू मोदी से फुर्सत नहीं है। कोविड महामारी के संकट का दुनिया के देशों पर आर्थिक सामाजिक दुष्प्रभाव पड़ा है। इन देशों ने कोविड से उभरने के लिए कारगर प्रयास किए हैं। इसमें नगद सहायता समेत कई और फैसले लिए गए हैं। भारत में भी महासंकट के भयावह असर से निपटने के लिए प्रयास किए गए हैं, लेकिन राहत पैकेज की घोषणा का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा। दमानी, अडानी, अंबानी और साइरस पुनेवाल की संपदाओं में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि देखने को मिल रही है। देश कोविड की दूसरी लहर से भी जूझ रहा है, तब भी शेयर बाजार कुलाचे भर रहा है। सूचीबद्ध कंपनियों का मुनाफा लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ कोरोना काल में 93% आबादी की आमदनी में गिरावट देखने को मिली है। जाहिर है कि मोदी सरकार के लाखों करोड़ों के राहत पैकेज का असली लाभ धनवान व्यक्ति को मिलता जा रहा है दोस्तों। और ऐसे में इस पर आप लोगों की जो कुछ भी राय हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय और मशवरा जरूर लिखिएगा। एक और अपडेट की माने तो सीबीआई के रिपोर्ट कार्ड को तैयार करेगा सुप्रीम कोर्ट। कितनों को दिलवाई गई है सजा, कितने मामले लंबित हैं, इसको लेकर पूरी जानकारी, पूरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट सौंपने वाला है। सीबीआई द्वारा 542 दिनों की अत्यधिक देरी के बाद अपील दाखिल करने पर सुप्रीम कोर्ट ने इस एजेंसी के कामकाज और इसके परफॉर्मेंस का विश्लेषण करने का फैसला लिया है। वहीं पर दोस्तों स्पीड बरकरार रखे, सीजीआई ने मंच से हाई कोर्ट जजों की नियुक्ति को लेकर कानून मंत्री से अनुरोध कर दिया। वहीं पर ब्राह्मणों से इतना ही लगाव है तो सीएम उम्मीदवार क्यों नहीं बना देते। बीजेपी समेत अन्य नेताओं पर बिखरे कांग्रेस पार्टी के नेता। वहीं पर अनशन पर बैठे बुजुर्ग कांग्रेस पार्टी के नेता की जिद, कहा मैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी से मिलना चाहता हूं और मैं उनको राजनीतिक ज्ञान देना चाहता हूं, कैसे कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाया जा सकता है, इसको लेकर पूरी जानकारी दूंगा। एक और अपडेट की माने तो आईटी पोर्टल में दिक्कत आने के बाद आरएसएस से जुड़ी पत्रिका ने इन्फोसिस को बताया ऊंची दुकान फीका पकवान। कांग्रेस पार्टी के नेता बोले, कहा राष्ट्र विरोधी है ये लेख। सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस के द्वारा जीएसटी पोर्टल पर सर्विसेज दी जाती है, लेकिन इन सर्विसेज में काफी ज्यादा बुरी हालत देखने को मिली थी, जिस पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से बयान देते हुए तंज कसा गया, जिस पर कांग्रेस पार्टी के नेता ने इसे राष्ट्र विरोधी तक करार दे दिया है। वहीं पर आपको बताते चले कि एक और जानकारी जिसमें एमएलए की करतूत पर मुंह में दही जमा बैठे हुए हैं नीतीश कुमार पर रोहिणी आचार्य का हमला। जमीन विवाद पर भी बोली लालू प्रसाद यादव की बेटी। इसी के साथ में दोस्तों क्रेडिट मोदी जी लेंगे, सवाल राहुल गांधी से होंगे और वोट बीजेपी को देंगे। कांग्रेस पार्टी के नेता ने ट्वीट करते हुए नाराजगी जाहिर करते हुए ये बातें कही है। ऐसे में चलते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जहां पर दोस्तों फर्जी डिग्री केस मामले को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने खारिज कर दी याचिका। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर आरोप लगा था कि उन्होंने फर्जी डिग्री दिखाकर 5 अलग अलग चुनाव लड़े हैं। साथ ही उन पर यह भी आरोप लगाया कि फर्जी डिग्री के आधार पर उन्हें पेट्रोल पंप भी हासिल किया है, लेकिन बाद में कोर्ट ने ऐसा नहीं माना है। हालांकि इस पर आप लोग की जो कुछ भी राय हो लिखिएगा जरूर। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।